सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश पूरी बुक के चैप्टर को जो है स्पेक्टेकुलर्स वंडर्स। इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसे नेचर के वंडर्स यानी अद्भुत चीज़ है जिसे देख कर के लगता हो कि नेचर खुद ही एक मैजिशियन हो। यानी ऐसी यूनिक चीज़ है जो नेचर में है जिसे समझ पाना समझा पाना दोनों ही बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग 7 नेचर वंडर्स देखने वाले हैं, जिसमें आपको मैं आइडिया दूँ तो आप एक ऐसी जगह देखोगे जिसे देख कर के लगेगा कि ये तो फ्लावर्स की दुनिया है। वो एक ऐसा समुद्र जहाँ पर आप खड़े हो और कुछ ही पल पहले वो आपके सामने रहेगा और कुछ ही देर बाद समुद्र गायब हो जाएगा। और एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको पानी चमकता हुआ दिखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वंडर से जो है द वैली ऑफ फ्लावर, जो मौजूद है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे इसका पूरा दिया गया है द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अगर विजिट करते हो तो एक आपकी याद बना देगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पर आपको अलग-अलग तरह के लगभग 600 स्पीशीज़ के जो एक्सोटिक फ्लावर्स है वो देखने को मिलेंगे। एक्सोटिक का मतलब होता है अनकॉमन, जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं, यानी थोड़े रेयर होते हैं। जैसे कि ऑर्चिड, पॉपीज़, प्रिमुलास, मेरीगोल्ड, डेज़ी और एनेमोनीज़। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, बट इसमें जो 600 स्पीशीज़ है, ये इसमें से ज़्यादा स्पीशीज़ हर जगह नहीं पाए जाते हैं। इस जगह को आप देखोगे तो आपको देख के लगेगा कि आप किसी फूलों की दुनिया में आ गए, क्योंकि ये इतना अच्छा अट्रैक्टिव व्यू देता है। एक तो आपको फूल देखने को मिलेगा ही, दूसरा जो लोग वहाँ पे ट्रैकिंग पे जाते हैं, उनको एक अच्छा-सा ब्यूटीफुल व्यू दिखता है वाटरफॉल का और वाइल्ड स्ट्रीम, यानी जो नदी की धाराएँ हैं, उनका देखने को मिलता है। और तीसरा है कि वहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, बल्कि आपको बहुत ही रेयर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जैसे कि ग्रे लंगूर, फ्लाइंग स्क्वेरल, रेड फॉक्स, लाइम बटरफ्लाई और स्नो लेपर्ड जैसे भी एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कि ये पहाड़ी इलाके में है, वहाँ पर आपको हिमालय रेंजेस जो है, उसका भी एक बैकग्राउंड व्यू देखने को मिलेगा। तो ये 4 चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और इस सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस लेने के बाद ये आपके लिए एक यादगार मेमोरी बन जाएगी, जिसे आप शायद कभी ना भूलो। इसलिए कहा गया है कि ये जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब हो गया कि ऐसी जगह जिसको प्रोटेक्ट किया गया है, जिसको वैल्यू दिया गया है। हेरिटेज मतलब क्या होता है? इसका कोई वैल्यू है, जो चाहे कंट्री के लिए हो, पास्ट को लेकर या हिस्ट्री को लेकर के, जिसका एक वैल्यू होता है, उसको कहा जाता है। तो इसलिए इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड वंडर को, जो है द लिविंग रूट ब्रिजेस, जो मेघालय में मौजूद है। अब सोचो कि अगर आपको एक ऐसा ब्रिज बनाना हो जिसके अंदर ना ही सीमेंट, स्टोन और कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या आप ऐसा ब्रिज बना पाओगे? क्या पॉसिबल है ऐसा बनाना? तो यहाँ पर ये जो मेघालय में लिविंग रूट ब्रिजेस है, ये इसी ब्रिज का एग्जाम्पल है। अब हुआ ये कि मेघालय में जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो उसके इंडिजिनस पीपल थे, यानी नेटिव थे, यानी जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जब वहाँ पे बारिश होती तो उधर पानी लग जाता और पानी लगने की वजह से जो वहाँ पे नदी हुआ करती थी उससे वो क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो इन लोगों ने एक आइडिया निकाला, वो था कि लिविंग रूट ब्रिजेस बनाने का, जो कि उन्होंने बनाया और अभी हम लोग जिसको देखते हैं तो हमें देख कर लगता है कि यार ये कितनी ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही टेंजिबल है, यानी कि नोटिसेबल चीज़ है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया है। और ये जो ब्रिजेस हैं, ये कहा जा रहा है कि ये फीट्स है। फीट्स मतलब कि जो इंजीनियर्स है उनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है एक्चुअल में। जो इंजीनियर्स है उनके लिए बनाना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसा ब्रिज जो पेड़ों के जड़ से बना हो। देखने में आसान लग रहा है, बट ये मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत वक़्त लेता है। जड़ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद ये बनता है और इसमें भी कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो लोग जंगल में रहने वाले थे, उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब भी बारिश आता, तो उनके बनाए हुए बम्बू के या फिर जो वुडन ब्रिजेस थे, वो टूट जाते। यानी इतने यूज़लेस होते कि वो टिकते ही नहीं थे। तब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, एक इनोवेटिव आइडिया लगाया, वो था लिविंग रूट ब्रिज बनाने का। और ये जो इनका ब्रिज था, ये इनकी पुराना प्रॉब्लम जो बारिश से रिलेटेड था कि जब भी बारिश आता तो वो नदी पार नहीं कर पाते थे, उसको अब सॉल्व करता था। तो इसके अंदर उन्होंने रूट्स को इंटरट्वाइंड यानी ट्विस्ट करके पूरा एक ब्रिज बना दिया। जैसा आप रस्सी को देखते हो मुड़ा हुआ रहता है ना, वैसे ही रूट को मोड़ करके पूरा ब्रिज बना दिया गया। तो आप इसे समझ रहे हैं कि जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, उनको कितना आइडिया था अपने पूरे सराउंडिंग का, अपने नेचर का, यानी उस फॉरेस्ट का, कि उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो सोचने में शायद बहुत ही रेयर लगता है। लगता है कि भाई ऐसा भी आइडिया आ सकता है, इस तरह भी रूट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। और देखो ये जो बनाए जाते ब्रिजेस, ये बहुत मजबूत हुआ करते हैं, यानी कि सालों साल तक टिकते। साथ में इनकी जो हाइट होती थी, वो 50 से 100 फीट ऊपर तक रहती थी, जैसा आप फोटो में देख सकते हो। अब याद करने वाली चीज़ ये है कि जो सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज है वहाँ का, वो है 175 फीट इन लेंथ। तो ये याद करने वाली चीज़ है जो क्वेश्चन में भी आ सकता है। और ऐसा देखो है कि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लंबे-लंबे ब्रिजेस हैं जो लगभग 100-100 फीट तक के हैं। लेकिन 175 कौन-सा है? सबसे लंबा वहाँ का लिविंग रूट ब्रिज है। तो ये था सेकंड नंबर वंडर। अब आता है थर्ड नंबर वंडर, जो है द लोनावला क्रेटर लेक, जो महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में भी जो बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक टाउन है लोनावला टाउन, वहाँ पर ये लेक पाया जाता है। और ये लेक जो फॉर्म हुआ था ये माना जाता है कि हज़ारों साल पहले बना था। लेकिन सबसे ख़ास बात है इसके फॉर्म होने का रीज़न। तो हुआ ये कि हज़ारों साल पहले एक कोलोसल मेटेरॉइड, जैसे आपने पढ़ा है कि स्पेस में एस्टेरॉयड और मेटेरॉइड होते हैं, तो उसमें जो एक मेटेरॉइड था जो कोलोसल मतलब थोड़ा बड़ा था। तो वो जब धरती में एंटर करता है तो जब नीचे आता है तो आप ये जानते हैं कि जैसे ही वो कोई चीज़ धरती पे गिरता है ना, तो बहुत हीट जनरेट होता है। जैसा आपने कार्टून तक में या मूवीज़ में देखा होगा कि आगे लगता है जैसे आग जैसे जैसे जल रहा है। तो वो जब नीचे गिर रहा था, तो वो जो मेटेरॉइड है वो भी एक तरह का पत्थर ही है। तो वो क्या हो गया, पिघलना स्टार्ट हो गया, यानी लावा की तरह बन गया। और जैसे ही वहाँ के टकराया तो एक बड़ा-सा गड्ढा हो गया धरती पे, और जो उसका आगे का सरफेस जो कि लावा जैसा बन गया था, तो वो जैसे ही वहाँ पे गिरा तो लावा फैला, फिर वो जब लावा ठंडा हुआ, तो जो ठंडा होके वो रॉक बना उसको बोलते हैं बेसाल्टिक रॉक। सिंपल में कहूँ तो वोल्केनो जो कि धरती पे ही है पाया जाता। तो जब उसके अंदर लावा जो है वो जैसे ही फट करके जैसे वोल्केनो का लावा बाहर निकलता है और वो ठंडा होता है, तो ठंडा होकर के जो एक रॉक बनता है उसको ना बेसाल्टिक रॉक बोलते हैं। तो यही सिंपली बताया हुआ है कि मेटेरॉइड आया, वो गर्म था, वो लावा की तरह उसका आगे का पोर्शन बना होगा। वो टकराया पूरा, जैसे ही टकराया तो गड्ढा हो गया, और जो कि वो पूरा लावा के फॉर्म में हो गया था पूरा मेटेरॉइड। तो वहाँ पर बेसाल्टिक रॉक जो है उससे मानो एक फॉर्म हो गया, मतलब वो उसके अंदर लेक में पाया जा रहा है, ऐसा समझ सकते हो। वर्ल्ड में और भी बहुत जगह मेटेरॉइड गिरने पर लेक बने हुए हैं, जिसमें कहीं पे थोड़े छोटे, कहीं पे बड़े लेक बनते हैं। तो कहा गया है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए कि सबसे बड़े 5 लेक्स को, तो उस लिस्ट में ये भी आता है और ये तीसरे नंबर पे आता है, यानी थर्ड लार्जेस्ट है ये पूरे वर्ल्ड में। और यह पूरा लेक एक सैलाइन वाटर वाला है, यानी बहुत नमकीन पानी है इसके अंदर। और इसके साथ जब आप इसके रिम यानी एज पर खड़े होते हो, यानी किनारे पे जब खड़े होते हो, जैसे आप फोटो में देख सकते हो, ये किनारा थोड़ा उठा उठा सा है। तो उस किनारे पर आप खड़े होते हो तो समझ में आता है कि नेचर कितना पावरफुल और मिस्टीरियस है, यानी एक बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। लगभग लगता है कि पूरा राउंड में ये बना हुआ है, फिर आपको ये समझ में आता है कि यार ये मेट्रॉइड के गिरने में बना हुआ है इस जगह पर, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक व्यू देता है। तो जिससे साथ में ये भी पता चलता है कि हमारे ये जो पूरा प्लैनेट है इसके पास्ट को, कि हज़ार साल पहले कभी इस पे मेटेरॉइड गिरा था और ये लेक बना। तो ये यहाँ पर इसकी बात की जा रही है थर्ड वंडर में। अब आते हैं फोर्थ वंडर में, जो है मैग्नेटिक हिल्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख। तो लद्दाख में कहा गया है कि जब आप ट्रैवल करते हो लेह लद्दाख में, तो वहाँ पर आपको बहुत ही अतरंगी चीज़ देखने को मिलती है, जो है द मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे ग्रेविटी भी मात खा जाती है। तो आखिर क्या बात है, इसको हम लोग इसमें पूरा पॉइंट में देखने वाले हैं। कहा गया है कि लेह से 30 किलोमीटर पहले एक मैग्नेटिक हिल है, और उसके ऊपर येलो साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है द फिनोमिना दैट डिफाइज ग्रेविटी, यानी कि ऐसा फिनोमिना जो ग्रेविटी को भी मात देती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब लोग उस जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है लोगों के लिए कि आप ना पार्क करें व्हीकल को, एक बॉक्स दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया हुआ है, बोला गया है कि इसमें अपने व्हीकल को पार्क करें, जैसे कार या बाइक आप पार्क कर देते हैं। ऊपर से भी कहा गया है कि वहाँ पे पार्क करने के बाद आप हैंड ब्रेक को छोड़ दें, यानी गाड़ी को नॉर्मल ऐसे बंद कर दें, उसका जो ब्रेक है उसको हटा दें, और आप फिर देखो कि ऐसा लगेगा कि गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर की तरफ, यानी हिल के ऊपर की तरफ मानो चढ़ते हुए दिखेगी। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि यार गाड़ी को नीचे जाने चाहिए लेकिन ये ऊपर क्यों जा रही है? और अभी तक आपको ये याद भी आ गया होगा कि आपने कभी ना कभी यूट्यूब पर शॉर्ट्स में या फिर कहीं पर भी रील्स वगैरह में यह देखा होगा कि लोग दिखाते हैं कि एक हिल पर खड़े हुए हैं और बोलते हैं कि मेरा गाड़ी अपने आप ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो उस समय भले आपको कन्फ्यूज़िंग लगता हो, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में कोई डिफाई हो रहा है ग्रेविटी, बल्कि ये सारा खेल है ऑप्टिकल इल्यूज़न का, यानी आँखों का धोखा है ये पूरा। और बहुत ही सिंपल टर्म में कहूँ तो वहाँ पर होता क्या है कि जब टूरिस्ट जाते हैं तो उधर का जो सराउंडिंग का स्लोप्स है, यानी एरिया जो उस जगह का है, और साथ में जो होराइज़न लाइन है, होराइज़न लाइन कहते हैं कि आप अगर मान लो बहुत ऊँचाई पे खड़े हैं, तो आप अगर बहुत ऊँचाई पे खड़े हैं और दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो एक पॉइंट दिखता है, जहाँ पर आसमान और धरती लगता है जैसे मिल गया हो, तो उसको बोलते हैं होराइज़न लाइन। तो कहा जा रहा है कि ये वहाँ के स्लोप और होराइज़न लाइन है, इसी का सब खेल है, और इसी वजह से ऐसा देख के लगता है कि जैसे मानो कि हिल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो नीचे की तरफ रहता है। यानी सारा ऑप्टिकल इल्यूज़न है। तो इसको बेसिक शब्दों में यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया है। अब आप समझ गए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, तो अब आपको अगर ऐसा वीडियो देखने को मिलता है तो समझ में आ जाएगा कि ये सारा चीज़ आँखों का धोखा है। अब पाँचवाँ वंडर आता है जो है ग्लोइंग वाटर्स ऑफ केरला। इसमें बताया हुआ है कि केरला में एक कोची टाउन है, उससे 15 किलोमीटर दूर कुंबलंगी नाम का एक बहुत सुंदर सा विलेज है। वहाँ पे बहुत अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे, वेजिटेशंस है, मतलब पेड़-पौधे, जानवर वगैरह हैं। वहाँ पर एक सीरीन बैक वाटर है। सीरीन मतलब होता है काल्म, मतलब जिसमें फ्लो नहीं है, एकदम ठहरा हुआ पानी। और बैक वाटर मतलब कि एक पानी का ऐसे जैसे कि रिवर हो गया।
रिवर का जैसे कि पानी आ रहा है और वो एक पार्ट निकल गया, एक वहाँ से रिवर जो है एक और रास्ता कट के चली गई कहीं पर और उधर जा कर के वो रुक गई है, यानी पानी बह नहीं रहा है, जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हो सिंपल। तो वहाँ पे उस जगह पे आप जाते हो तो आपको देखने में रात में लगेगा कि वहाँ का जो पानी है वो ग्लो कर रहा है, यानी चमक रहा है। और ये जो पूरा फिनोमेना है, यानी जो पानी चमकता हुआ दिखता है, इसको कहा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। और ये पानी के ग्लो करने का यानी चमकने का जो रीज़न है, यह होते हैं माइक्रो प्लैंक्टन्स, जो समुद्र में पाए जाते हैं और बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में या फ्रेश वाटर जो हो गया ना, उसके अंदर पाए जाते हैं। और यही रीज़न है, यही लोग जो है लाइट एक जो है ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब होता क्या है कि पानी तो ठहरा हुआ है, लेकिन जब हवा बहती है या फिर नॉर्मल उसके अंदर वेव्स आते हैं तो लगता है ऐसे कि वो लाइट्स टकरा रहे हैं एक-दूसरे में। तो आप अब समझ गए हो कि किस वजह से होता है, माइक्रोप्लैंक्टन्स नाम के छोटे समुद्री जो ऑर्गेनिज़्म है उनकी वजह से ये होता है। तो इस वजह से वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी बन गया, वहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए। साथ में ये जो कुंबलंगी जो विलेज है, वहाँ पे लोग आते हुए हैं उस जगह को देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही पीसफुल जगह है। वहाँ पे लोकल जो कुज़ीन है, लोकल कुज़ीन मतलब कि उस गाँव का जो ट्रेडिशनल फूड है वहाँ का, लोग उसका ये मज़ा लेने के लिए वहाँ पर आते हैं। उसी को लिखा हुआ है एक्वेंट होना, एक्वेंट मतलब कि फ़ैमिलियर होना किसी चीज़ से, कि आप अगर जाते हो केरला में तो वहाँ के खाने वो खाते हो ताकि आप जान सको कि वहाँ पे क्या लोग खाते हैं, क्या चीज़ फ़ेमस है वहाँ पे। अब यहाँ पे 6th नंबर आता है वंडर जो है द सुंदरबंस, और यह एग्ज़िस्ट करता है वेस्ट बंगाल में। इसको थोड़ा ध्यान से और सिंपल वे में समझाने की मैं पहले कोशिश करता हूँ। पहले तो पूछा गया आपसे कि क्या कोस्टल एरिया या कोस्टल ज़ोन में फॉरेस्ट एक्सिस्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अब सबसे पहली चीज़, ये कोस्टल ज़ोन क्या होता है? कोस्टल ज़ोन का सिंपल सा मतलब है, अगर आप फ़ोटो ये देख रहे हो, तो समुद्र या नदी जो है, उसका जो किनारा हो गया वो। जैसे ये नदी बह रही है, उसका किनारा वाला ये जो लैंड दिख रहा है ना, जहाँ पे नदी और लैंड मीट कर रहे हैं, यानी जो किनारा साइड है, इसको आप सिंपल अभी समझो कोस्टल ज़ोन। यही बताया हुआ है कि ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं, जो कोस्टल ज़ोन में होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ऐसा ही एक फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में, जिसको नाम दिया गया है, यानी वो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है, बट उसको एक नाम दिया गया है सुंदरबन, जो 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब होता क्या है कि ये जो कि किनारे में होते हैं, इस वजह से ये आधे तो जैसे पानी में लगता है किनारे में और आधे जैसे ज़मीन पर। तो इस वजह से इनका जो जड़ है, वो पानी से होता हुआ नीचे ज़मीन तक फैला होता है। इसलिए कहा गया है कि लो ऑक्सीजन सॉइल में होता है। वहाँ पे सॉइल में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, क्योंकि वो पानी पास करके उसके नीचे के सॉइल में उनका जड़ घुसा रहता है। आगे बढ़ने से पहले बताऊँ कि वेस्ट बंगाल में ये पूरा सुंदरबन जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है, 1400 किलोमीटर तक फैला है, इतना समझ लिया आपने। और ये कहाँ पर है, तो ये लाई करता है डेल्टा ऑफ रिवर्स। डेल्टा ऑफ रिवर्स यानी जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर के मिल रही है। जैसे सिंपल में समझाऊँ तो एक नदी है, वो जा रही है, जा रही है, जा रही है और आगे जाकर के क्या होता है, वो टूट जाती है। यानी उसमें एक नदी जो है वो अलग-अलग, अलग-अलग हिस्से में 5-6 रास्ते पकड़ लेती है और फिर वो आगे जाकर के मिल जाती है ओशन से। तो मिलने से पहले ये जो 5-6 रास्ते उसने पकड़ा है ना, इसी को कहा जाता है डेल्टा। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट इस डेल्टा वाले एरिया भी होते हैं। इसको भी आप कोस्टल ज़ोन कह सकते हो, क्योंकि आखिर यहाँ पर भी कहीं पर मिट्टी, कहीं पर पानी, कहीं पर मिट्टी, कहीं पर पानी है, जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हो। इसे कहा गया है कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये डेल्टा ऑफ रिवर्स है, यानी बहुत सारे रिवर्स के बीच में है ये। और जैसे कि नाम दिया हुआ है रिवर का जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या है। तो इससे मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया आपको। नाउ इसमें बताया हुआ है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के फ़ायदे क्या हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि नदी बहती है, तो बहने के साथ-साथ जो बगल में जो उसका लैंड से जैसे टकराती है वो, तो उसकी मिट्टी को भी बहा ले जाती है। लेकिन जो कि किनारे में आप देख सकते हो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर उगा हुआ है, तो वो क्या होता है, उसके जो जड़ है वो मिट्टी को पकड़ के रखे रहते हैं। इस वजह से जो सॉइल है वो इरोड नहीं करता है, यानी बह करके पानी के साथ नहीं जाता है। तो ये सॉइल इरोज़न को रोकता है। तो ये एक फ़ायदा हो गया। बताया हुआ है कि इस एरिया में आपको बहुत ही अलग-अलग रेंज के फ्लोरा और फौना मिल जाएँगे और साथ ही में बर्ड की स्पीशीज़। देखो फ्लोरा मतलब होता है जितने भी प्लांट्स वगैरह हो गए हैं, फूल-पौधे, इनको बोला जाता है और फौना होता है जितने भी जैसे एनिमल्स वगैरह हो गए उनको कहा जाता है। साथ में बर्ड स्पीशीज़ भी हमें बहुत अलग तरह के मिलते हैं। अब यहाँ पे याद करने वाली बात ये आती है कि सुंदरबन जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आखिर सुंदरबन फेमस किस चीज़ के लिए है? तो ये फेमस है अपने मैजेस्टिक बंगाल टाइगर के लिए। आपने सुना भी होगा कि वेस्ट बंगाल में बंगाल टाइगर के बारे में। क्योंकि ये बहुत ही थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, यानी बहुत ही कम मात्रा में ही बचा हुआ है। इसके साथ वहाँ पे आपको बहुत ही एस्टुरीन क्रोकोडाइल, यानी कि उस एरिया में फ्रेश वाटर एरिया में भी आपको बहुत सारे क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएँगे, साथ में इंडियन पाइथन भी देखने को मिल जाएँगे। तो ये जो वंडर ऑफ द सुंदरबंस, ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगता है, क्योंकि इसके अंदर ज्योग्राफी के कुछ ज़्यादा ही टर्म्स है, इसलिए मैंने इसको धीरे और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के आपको समझाया है। 7th वंडर जो लास्ट वंडर है इसका, वो है द इनविजिबल चांदीपुर बीच, जो उड़ीसा में है। तो ये जो बीच है, इसका क्या ख़ासियत है कि जो ओशन है यानी समुद्र है, वो लगता है कि सामने से गायब ही हो गया।
तो इसके बारे में बताया हुआ है कि ऐसा होता है उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो बीच है जिसका नाम है चांदीपुर बीच, वहाँ पर। अभी जो चांदीपुर बीच है, इस पे लोग जाते हैं यही देखने के लिए क्योंकि ऐसा लगता है ऐसे मानो जो ओशन है, समुद्र है, वो विज़िटर्स के साथ यानी जो वहाँ पे लोग आए हैं उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रही है। क्योंकि कुछ ही वक़्त पहले आपको वो सामने दिखेगा कि ओशन है और कुछ ही देर बाद आपको लगेगा कि भाई ओशन गया तो गया कहाँ? तो इसको समझाने के लिए आप बेसिक समझो कि जब भी आप अगर जाते हो समुद्र किनारे तो वहाँ पे देखते हो कि लहरें बन रही होती है, टाइड्स आती जाती है। तो ये जो टाइड्स आती है तो थोड़ा-सा ओशन का टाइड पहले थोड़ा-सा लहर पीछे जाता है, फिर एकदम से आगे आता है। तो ये बेसिक हो गया। बट यही चीज़ जो ये चांदीपुर बीच है वहाँ पे बहुत हाई लेवल पे होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे-पीछे मूव कर जाता है। जब भी कोई टाइड आता है जैसे इसका टाइड का नाम दिया हुआ है ईबीबी टाइड। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे वाटर पीछे की तरफ जाता हो। यानी जब टाइड पीछे जाता है यानी लहर पीछे जाती है उसको कहा गया है ईबीबी टाइड। तो जब वहाँ पे ये लहर पीछे की तरफ जाती है ना, तो वो सीधे 2 से 5 किलोमीटर पीछे चल जाती है। सोचो कितना पीछे चल जाती है। फिर वैसे ही जैसे ही कोई बड़ी सी हाई टाइड आती है, तो वापस से पानी आपके सामने आ जाता है। तो ये सारा किस वजह से होता है? टाइड की वजह से होता है। जो लहरें ये सब बन रही होती है, वो एकदम से समुद्र को 2 से 5 किलोमीटर पीछे लेके चली जाती है, फिर उतना ही आगे आ जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि समुद्र आपके सामने कभी था और कभी एकदम से गायब हो गया। और ये डेली होता है, यानी ये एक्चुअल में डेली-डेली ये फिनोमेना होता है, इसलिए आप जब भी जाओ, आपको ये देखने को मिल जाएगा कि सामने ही आपके समुद्र है और कुछ ही पल बाद वो गायब हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि कैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी मिस्टिक चीज़ें यानी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। जिस फिनोमेना को अगर आप किसी को बताते हो तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे मानो कितना पजलिंग है। यानी अगर आपको कोई समझाता नहीं और सीधे बोल देता है कि एक ऐसा बीच है जहाँ पर पानी आपके सामने है कुछ देर पहले और कुछ देर बाद पूरा ओशन का पानी एकदम से गायब हो जाता है। तो आपको लगेगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है? तो आखिर में देखा जाए तो ये सारे क्या चीज़ें हैं तो साइंटिफिक चीज़ें हैं। यानी सबके पीछे कोई ना कोई रीज़निंग ज़रूर है। तो यही कहा जा रहा है कि भले ये पजलिंग है बट ये हमें चैलेंज करता है कि हम नेचर को समझें। जानें कि आखिर ये जो मिस्टीरियस चीज़ें आखिर कैसे हो रही है उसके फिनोमेना को जानें। तो बताया हुआ है कि ये जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, ये मिला हुआ है साइंटिफिक यानी इंटरेस्ट और मैजिक ऑफ फोल्कलोर। यानी अगर आपको यही चीज़ कोई दूसरा आदमी बताता कि ऐसी जगह है जहाँ पर पानी समुद्र आपके सामने एकदम से गायब हो गया या फिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ी लगता है ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है अपने आप यानी ग्रेविटी को डिफाई कर रही है। तो आपको लगेगा कि भाई ये कोई मतलब मैजिकल कहानियाँ हैं, ये एक फोल्कलोरिक कथा की तरह लगेगी। बट अगर देखा जाए तो ये सारे के पीछे कोई ना कोई फिनोमेना है, कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न्स है। तो यही कहा गया है कि ये सारी चीज़ जो है इंडिया के अंदर मिस्ट्री भी है। तो ये 7 वंडर्स को दिखाया गया था। इसके अंदर कोई मोरल तो है नहीं, ये सारे याद करने वाले पॉइंट्स हैं। इससे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया और ये वीडियो इतना लेंथी हुआ है क्योंकि ये एक्चुअल में देखा जाए तो पूरा ज्योग्राफी का ही पॉइंट है, यानी याद करने वाले, समझने वाले। तो ये था पूरा इस चैप्टर के अंदर। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।